हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं PYQ हैं, प्रीवियस ईयर PYQ। जो भी साथी BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, BPSC 4.0 की, उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं घटना चक्र से मैंने उठाए हैं और घटना चक्र में सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स दिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं 4.0 की, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तो तेल के कोष की अगर बात करें तो भंडारण की बात कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेनेजुएला में। तो हमारा राइट आंसर डी करेक्ट है, वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए, फैक्ट की बात करें तो देख सकते हैं आप फैक्ट में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे प्रमाणित भंडार जो हैं वेनेजुएला में 48 बिलियन टन में हैं, और वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। तो हमारा राइट आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। कैसा है? रेडियो एक्टिव। ये एक रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक Ra होता है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो इनमें से कौन सा है? कजाकिस्तान। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। कजाकिस्तान की अगर बात करें तो विश्व का कितने परसेंट यूरेनियम यहाँ से उत्पादन होता है ये भी पता होना चाहिए। तो विश्व का 43%। कितना? 43%। दूसरे नंबर पे कौन है? कनाडा। कनाडा हमारा दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे विश्व का जो यूरेनियम उत्पादित होता है वो कितना होता है? 14.89%। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? कजाकिस्तान में, विश्व का 43%। उसके बाद सेकंड नंबर कनाडा। तो राइट आंसर तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कौन कौन से? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र कौन है? लंदन। राइट आंसर हमारा लंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों। यूरोपीय देख सकते हैं ऊपर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
ठीक है। सूची 1 में ये रेल मार्ग दे रखे हैं, रेल मार्ग, रेल मार्ग, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रेल मार्ग गया है उसके बारे में दिया गया है। तो यूरोपीय पार महाद्वीप रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस से वारसा। ऑप्शन इसका 5 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है पार एंडीज रेल जो है, इसका मार्ग कौन सा है, ये चलती है ब्यूनस आयर्स से बाल पैरोज तक। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार साइबेरिया रेल मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक है, इसका हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है। और ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये चलती है पेरिस से इस्तांबुल तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, ये पेरिस से वारसा हो गया। पार एंडीज ब्यूनस आयर से बाल पैरोज तक। पार साइबेरिया रेल लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल तक, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2005 में, 2005 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन नगर नहीं है। तो पत्तन की अगर बात करें तो किसके बारे में बात कर रहा है, बंदरगाह। पत्तन को बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ये कैनबरा। कैनबरा में कोई भी बंदरगाह नहीं है। टोक्यो में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, लंदन में भी है, लेकिन कैनबरा में नहीं है। कैनबरा कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। और जापान की टोक्यो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। कहवा पत्तन के नाम से कौन सा जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहवा पत्तन, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉफी बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह। तो कॉफी बंदरगाह के नाम से किस शहर को जाना जाता है, साओ पाउलो को, रियो डी जेनेरियो को, सेंटोस को, ब्यूनस आयर्स को, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये सेंटोस को कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है, कॉफी बंदरगाह या कहवा पत्तन, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सेंटोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पेरी प्लेस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी। तो पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रिशियन सी, ठीक है, किसने लिखी। तो देखिए साथियों, अभी तक इसका जो लेखक है ज्ञात नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका लेखक जो है, राइटर जो है अज्ञात है, ठीक है, अज्ञात। बाकी आपको मैं फैक्ट में दिखाता हूँ। देखिए, पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रिशियन सी या पेरी प्लस या लाल सागर का पेरी प्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरी प्लस है, जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर बेरेनिस, ट्रोग्लोडाइटिका, अफ्रीका के हार्न, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र जो है, भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और आगे देखते हैं, पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। मध्य पहला शताब्दी की तारीख अब से सबसे अधिक स्वीकृत है, जबकि इसका लेखक जो है अज्ञात है, यानी कि इसका लेखक अभी नहीं पता चला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन है और किस खोज के लिए अंतरिक्ष मिशन जो हैं भेजे गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है
कैसिनी ह्यूजेंस, ये एक नासा का मिशन है और किसके लिए ये मिशन भेजा गया है ये पूछा गया है। तो कैसिनी ह्यूजेंस किसके लिए भेजा गया था? बृहस्पति, शनि और उसके वलय शुक्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो ये किसके लिए भेजा गया था? ए का दूसरा हो जाएगा शनि और उसके वलय के लिए, कैसिनी ह्यूजेंस। ठीक है, दूसरा है, और ये कब भेजा गया था? 2004 में। ठीक है, जूनो मिशन, ये भी नासा के द्वारा भेजा गया। ये किसके लिए भेजा गया था? ये भेजा गया था बृहस्पति के लिए। और ये कब भेजा गया था? 2011 में। 2011 में। ठीक है, तीसरा है आर्टेमिस। आर्टेमिस किसके लिए भेजा गया था? ये भेजा गया था मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो ये कब भेजा गया था? ये भी पता होना चाहिए। ये 2022 में। 2022 में। ठीक है, अगला है वेरिटास मिशन। ये भी नासा के द्वारा भेजा गया था और ये शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। ठीक है, कब भेजा गया? भेजा गया नहीं, लेकिन ये भेजा जाएगा, यानी कि 2028 से 30 में भेजा जाएगा। ठीक है, कौन सा मिशन? वेरिटास मिशन। ये नासा का मिशन है और ये शुक्र के लिए भेजा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट में भी आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कथन दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगला पहला कथन है हमारा, एस्कर क्रूड वेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। क्या ये कथन सही है? जी बिल्कुल, ये कथन सही है। एस्कर जो होता है क्रूड वेडेड बजरी होती है और रेत की लकीरें, ठीक है, उसको एस्कर कहते हैं। अगला है ड्रमलिन से संबंधित। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। क्या ये कथन सही है? ये भी कथन हमारा सही है। ठीक है, तीसरा है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। यानी कि जो एस्कर युक्त इलाके होते हैं उनकी कलाकृति जो होती है अंडे की टोकरी के समान होती है। जी नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसी होती है? अंडे की टोकरी के समान नहीं होती है, तो ये उल्टी नौका के समान होती है, उल्टी नौका। ठीक है, या फिर फूटे हुए अंडे की, फूटा हुआ अंडा उल्टा रख दो उसके समान। ठीक है, तो उल्टी नौका याद रखना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही। ठीक है, 1, 2, 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या जीवी घटकों से बनता है, या फिर भू आकृतिक घटकों से बनता है, या फिर अजैव घटकों से बनता है? तो साथियों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो हमारा पर्यावरण होता है जीवी घटकों से भी, भू आकृतिक घटकों से भी और अजैव घटकों से भी बनता है। तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव के संबंध में कथन दिए गए हैं, उनको देखना है और देखते हैं कैसा क्या पूछा गया है। कथन के नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। साथियों, जो मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान जो होता है 40 डिग्री होता है, ना कि 30 डिग्री। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक जब पहुंच जाता है तो उस इलाके को, उस मैदानी इलाके को हीट वेव माना जाता है। ठीक है, कितना? 40 डिग्री। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो साथियों दूसरा कथन क्या है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक
तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। साथियों, पहाड़ी इलाके का जो तापमान है 40 डिग्री नहीं, ये 30 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक जब पहुंच जाता है तो उस इलाके यानी कि उस पहाड़ी इलाके को हीट वेव के अंतर्गत माना जाता है। और मैदानी इलाके की अगर बात करें तो 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ना तो एक और ना ही दो सही है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है साथियों, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, देखिए टेरा रोसा का जो प्रारूपिक विकास है कौन से भूभाग में होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। तो चूना पत्थर होता है उस भूभाग में, या फिर साइनाइट होता है, या फिर ग्रेनाइट होता है, या बलुआ पत्थर होता है। तो टेरा रोसा साथियों का जो विकास है चूना पत्थर में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? उस भूभाग में होता है जहाँ पे जिसमें चूना पत्थर होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसका फैक्ट देखते हैं। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए उपयुक्त प्रयुक्त इटालियन शब्द है। किसके लिए? लाल मृदा के लिए प्रयुक्त एक शब्द है जो इटालियन है। इसका विकास जो है चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन ढांचा है किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या ये जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से संबंधित है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी इससे संबंधित है, या फिर यूरेनियम उत्पादन में कमी हो इससे संबंधित है, या फिर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। तो साथियों ये जो कन्वेंशन ढांचा है ये हमारे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का कौन सा है ये पूछा गया है। तो ये सेमांग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेमांग। सेमांग के साथ में नागा भी ये निग्रिटो प्रजाति का है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। निग्रिटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है। सबसे प्राचीन कौन सी है? निग्रिटो। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां जो हैं दक्षिण भारत में निवास करती हैं। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। उत्तरी पूर्वी भारत में नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। कौन कौन सी? नागा और सेमांग। किधर? उत्तर पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। तो निच्छालन की जो प्रक्रिया होती है किससे संबंधित है? ये खनिज और मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा भारी वर्षा क्षेत्र से भी संबंधित है। निच्छालन क्या होता है, आइए इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा स्कूल टीचर या हेड मास्टर 2023 में पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो निच्छालन के बारे में जानते हैं, आइए। निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिसते हुए मिट्टी से होकर नीचे स्तर में पहुंच जाते हैं। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटना अधिक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो खनिज और मिट्टी भी संबंधित है और भारी वर्षा क्षेत्र भी संबंधित है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बरसाती दिन में शुष्क एवं अर्ध बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। ऑप्शन बी कहता है शुष्क बल्ब तापमापी जो है अर्ध बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। ऑप्शन सी कहता है शुष्क बल्ब तापमापी अर्ध बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। तो साथियों कौन सा इसमें सही होने वाला है? ऑप्शन सी। तो बरसाती दिन में
शुष्क बल्ब तापमापी जो होता है अर्ध बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर सी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। कैसी संरचना है? निर्मित संरचना है क्रॉल। और ये कहाँ की संरचना है? ये दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की। ये देखिए क्वेश्चन री एग्जाम प्री 2020 में बीपीएससी ने पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्रॉल के बारे में जानते हैं थोड़ा। क्रॉल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई एक झोपड़ी नुमा संरचना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो जापान के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके बारे में एक जो एप्रोप्रिएट कथन है उसके बारे में बताना है। तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है, ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा कहता है पेट्रोलियम के बड़े भंडार जापान के उत्तरी भाग में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। जापान में बड़े उपजाऊ मैदान हैं जो अनाज उगाने के लिए उपयुक्त हैं, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो कहवा किसको बोलते हैं? कॉफ़ी को, ठीक है। तो कहवा का यानी कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आधे से ज़्यादा, आधे से अधिक। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ब्राज़ील। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व का कितना परसेंट ब्राज़ील में उत्पादन होता है कॉफ़ी का? 40%। कितना? 40%। अलग लिखते हैं, कॉफ़ी कितना परसेंट होता है? 40%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। और ये तो हमारा प्रथम स्थान पे है, ठीक है, ब्राज़ील। दूसरे नंबर पे कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? ये वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। यहाँ पे विश्व का कितना परसेंट कॉफ़ी का उत्पादन होता है? 20%, ठीक। तो देख सकते हैं ब्राज़ील में 40% होता है और वियतनाम में 20%। और सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ही पाया जाता है कॉफ़ी, और सेकंड नंबर पे वियतनाम। तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो जापान में औद्योगिक विकास के संबंध में कोई ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधनों की बहुलता, कुशल श्रम, दस परिवहन प्रणाली। तो जापान में औद्योगिक विकास के लिए कौन से कारक जो हैं उत्तरदायी नहीं हैं? तो उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी है वहाँ पे, जी बिल्कुल है। खनिज संसाधनों की बहुलता ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुशल श्रम भी है, परिवहन प्रणाली भी है। तो राइट आंसर खनिज संसाधनों की बहुलता नहीं है जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र जो है, सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमाकोन किस देश में है? कहाँ पे है ये? रूस में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। सुमेलित करना है ऑप्शन ए का, ये देखो ए बी सी डी, ये अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा वाला स्थान, अत्यधिक सूखा। तो ए का बी से मतलब ये ए मान लो, ए फर्स्ट मान लो और ये सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। तो अत्यधिक गर्म जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अत्यधिक गर्म जलवायु कहाँ पाई जाती है साथियों? ये सहारा के क्षेत्र में, ठीक है। और अत्यधिक ठंडे स्थान अत्यधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? किस क्षेत्र में? तो ये हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। अत्यधिक वर्षा वाली जलवायु कहाँ पाई जाती है?
या अत्यधिक वर्षा जो है कहाँ होती है, चेरापूंजी में। तीसरा जो चौथा है अत्यधिक सूखा कहाँ होता है, चिली में। तो देख सकते हैं अत्यधिक गर्म स्थान सहारा का स्थान, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी हो जाएगा, अत्यधिक सूखा वाला चिली हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो मिलान सही है, सही वाला पूछा गया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी की वर्षा होती है, जी नहीं, यहाँ पे वर्षा जो होती है शीतकाल में, शीतकाल में। ठीक है, दूसरा है तो ये गलत हो जाएगा हमारा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, जी बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मानसूनी क्षेत्र की बात करें तो पूरे साल भारी वर्षा होती है क्या, मानसूनी क्षेत्र की बात करें तो क्या पूरे साल भारी वर्षा होती है यहाँ पे, ये वर्षा जो होती है यहाँ पे ग्रीष्म काल में होती है, ग्रीष्म काल में। ठीक है, अगला है मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे वर्षा जो होती है नगंड के हिसाब से, नगंड। ठीक है, नगंड या अनिश्चित कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी कि गरज के साथ वर्षा जो है मध्याह्न में होती है, यानी कि शाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में खोजकर्ता दे रखे हैं और उनका जन्म स्थान, यानी कि अगर क्रिस्टोफर की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो इनका जन्म स्थान जो है इटली में हुआ था। कहाँ पे, इटली में। जैक्स कार्टियर की बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे, इनका हुआ था फ्रांस में, फ्रांस में। ठीक है, इनका अलग लिख देते हैं, फ्रांस में। अगर बात करें तो सर फ्रांसिस ड्रेक की, तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, इनका हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मार्डिनेंड मैगलन का जो जन्म स्थान है, इनका कहाँ हुआ था, इनका पुर्तगाल में। ठीक है, तो सारे करेक्ट हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का 2, डी का पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मोइंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। भगवान महावीर का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, ये बिहार में नहीं है, ये कहाँ पे, ये गोवा में है, गोवा में, तो यही गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, बलपक्रम कहाँ पे, मेघालय में, ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं है, तो गलत वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो किससे प्राप्त करती है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, या फिर सूर्य से। जी बिल्कुल, सूर्य से वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। ऑप्शन ए कहता है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, दूसरा कहता है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, सी है घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश के संश्लेषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करें तो कोयला भी नहीं है, नाभिकीय ईंधन ये भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं, तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन में? सूर्य का प्रकाश अगर होता तो आंसर हमारा हो जाता सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका संबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर है हमारा वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से। क्वेश्चन है हमारा साथियों 2024 की अगर बात करें तो 2024 की, तो पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 2024 को, तो इसकी थीम क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार, 2024 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो अब मुझे याद नहीं है टीआरई में पूछा गया था, टीआरई 2 या 1 में ऐसा कुछ पूछा गया था। तो साथियों इसकी थीम क्या थी 2024 की? ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था, थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो ये चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा 130 से अधिक। 130 से अधिक प्रजातियां हमारे भारत में पक्षियों की पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, किसको दी जाती है? केवल जंतुओं को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल पादप जात को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं इनमें जो सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। ठीक है साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसको नीड हो। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।